प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने प्रकाश की एक विशिष्ट घटना का डिस्क्रिप्शन किया था जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझाया था कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ बच्चों, दो माध्यमों को अलग करने वाला तल अपवर्तक तल कहलाता है। अगर दीपिका ये XY दो माध्यम एक और माध्यम दो को अलग करने वाला तल हो और प्रकाश की कोई किरण OP इस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही हो, इसका मार्ग OPP डैश हो, जैसे ही माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करेगी ये अपने मार्ग से दूर हट जाएगी, किरण PQ प्राप्त होगी। और जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है माने OP आपतित किरण कहलाती है। अपवर्तन के पश्चात जो किरण प्राप्त होती है मतलब किरण PQ अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित और अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु आपतन या अपवर्तन बिंदु कहलाता है। यहाँ नाड़िया वाला बिंदु P आपतन या अपवर्तन बिंदु है। इस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के साथ बना कोण आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण कहलाता है। और ये पूरी घटना अपवर्तन हो रही है। दीपिका, इस तरह से और भी अपवर्तन हो सकता है। कैसे? मान लो यमयन कोई जो है अपवर्तक तल हो, क्या हो, और प्रकाश की किरण OP माध्यम एक से माध्यम दो में ऐसे जा रही हो, लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए वह अभिलंब की ओर आ जाए, विचलित हो जाए, अपने रास्ते से इधर आ जाए। यहाँ पर PQ अपवर्तित किरण है, OP आपतित किरण है, M डैश N डैश अभिलंब है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ यमयन अपवर्तक तल है, ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण। दोनों ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है? यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट रही है, और जब भी अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटे, विमुख हो, तो वह माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहलाता है। तो यहाँ अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट रही है, तो इसलिए दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल। और यदि अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाए या अभिलंब से सट जाए तो अब ये दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा सघन कहलाता है। यहाँ बच्चों अपवर्तन के दो नियम बताए थे। हाउ मेनी नियम? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम था सत्यम चाचा। दूसरा था कि किन्हीं दो माध्यमों हेतु आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियतांक होता है। तो अपवर्तन के देयर आर दो नियम। जो दूसरा नियम था हमने उसको बताया कि इस नियम को स्नेल ने जब दिया तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं। पूरा वही बोला जाता है किन्हीं दो समंगी प्रदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की साइन साइन आई और अपवर्तन कोण की साइन साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और बच्चों इस अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माने दो जगह परिभाषा हो गई। और इसे ही हाइगेंस ने बताया कि यह जो है प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये एक और सूत्र आ गया। तो किन्हीं दो समांगी पारदर्शी माध्यमों हेतु
आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसका मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। और इसे हम हाइगेंस का नियम भी कहते हैं। हाइगेंस जो है तरंग गति वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हाइगेंस के संदर्भ में क्या है, कैसे है, किस तरह से है। एक और शब्द बताए थे निरपेक्ष अपवर्तनांक। वाल या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ऐसे समझाए थे माध्यम का, उन्हें सब बेटा देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो माध्यम का, ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर या एन से भी लिखा जाता है वाल में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो गई। अब रोहन बेटा, मैं अपवर्तनांकों का दो सूत्र बताने जा रहा हूँ। आप 9th-10th के क्लास में इन सूत्रों को केवल सूत्रवत पढ़े हो, यहाँ मगर सोनम जी से पूछ कर हम डिराइव कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो डेरिवेशन करके दिखा रहे हैं, कोर्स में डेरिवेशन नहीं है ये, ना कहीं डिराइव करके दिखाना ही होता है, लेकिन सुस्मी का ज्ञान बढ़ाने के लिए कर दे रहा हूँ डेरिवेशन के साथ, ठीक। देखिए जरा गौर फरमाइएगा, माध्यम के अपवर्तनांकों में संबंध क्या लिखा है हमेशा? माने अब ये तो जान गए हो कि पहले माध्यम में आपतन कोण की साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। लेकिन अब हम अपवर्तनांकों में संबंध लाएंगे कि माने अपवर्तनांकों में क्या रिलेशंस होता है। तो पहला रिलेशन मैं अपवर्तनांकों के लिए ना रहा हूँ, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कई माध्यम के लिए, तो क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर जी ध्यान दीजिएगा। किसमें ध्यान दीजिएगा? किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांकों। देखिए जरा, किन्हीं दो माध्यमों हेतु, माने जब जो है केवल कई माध्यमों ने सा, तब उनके अपवर्तनांकों में क्या रिलेशन आता है या क्या खास बात आती है। चलो देखते हैं। मान ले रहे हैं एक्स वाई, गौर फरमाइएगा, एक्स वाई दो माध्यम, माध्यम एक और माध्यम दो को अलग करने वाला अपवर्तक तल है। समझ में आ गया? नहीं इतना समझ में आ गया। दो माध्यमों को अलग करने वाला तल क्या है? एक्स वाई। प्रकाश की कोई किरण ओ पी माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये क्या खींच दिए, मान लिए यमेन क्या है, मान लिए कि जब जो है ये पहला वाला माध्यम मान लो सघन है और दूसरा माध्यम विरल, कुछ भी मान लो, उसको विरल मान लो, उसको सघन, चाहे जो, तो प्रकाश किरण विरल में आ रही तब विलंब से दूर हटेगी और कौन सी किरण प्राप्त होगी? पी क्यू। ये कौन सा कोण है? और ये चित्र का वर्णन समझ में आया? हाँ? प्रकाश की कोई किरण ओपी
माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश होती है, आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, अपवर्तित किरण PQ है। प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहाँ अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का 19 होगा कि यदि आपतित किरण, गौर से देखो, OP माध्यम 1 से किस माध्यम में जाए, माध्यम 2 में, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्रवेश करे तो आपतन कोण क्या दिखाई दे रहा है, सभी लोग बताओ, I, और अपवर्तन कोण, मैंने सही बताना, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1/2 क्या लिखा जाएगा, क्या होगा, sin I अपान, कोई डाउट किसी को? एक समीकरण बन गया कि नहीं उन्हें सर? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत? देखो बेटा, प्रकाश की घटनाएं रिवर्सिबल व्युत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? प्रकाश व्युत्क्रमणीय घटना दिखा रहा है। अब समझो मेरी बात, प्रकाश किरण OP माध्यम 1 से माध्यम 2 आई तो ये किरण PQ प्राप्त हुई है। अगर इसका उल्टा करें, माने यहाँ QP किरण आपतित कराए तो ये किस माध्यम में है, 2, और किस माध्यम में जाएगी, 1 में, तो ये किरण QP क्या हो जाएगी, आपतित किरण, और किरण PO क्या हो जाएगी, ये कोण R क्या हो जाएगा, और कोण I क्या हो जाएगा, ठीक है ना? माने कौन किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए, QP, और दूसरे में कौन रहे, पहले कौन रहे, PO, OP और PO फर्क है, ठीक है? तो यदि ध्यान से देखिए, किरण QP, माने अब हम इधर से लेके चल रहे हैं, प्रकाश किरण दिशा देख रहे हैं, ये किरण जो है आपतित हो गई और ये वाली अपवर्तित। यदि किरण QP माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए तो सभी लोग सोच के बताओ, रोहन, जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो आपतित किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण का नाम पूछ रहा हूं, QP, फिर मारेंगे अभी थप्पड़ तुमको, क्या होगा, QP, यह किरण QP आपतित किरण होगी। अगर नाम इधर उधर कर देते हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? मैथ नहीं है, ये फिजिक्स है। तो यहाँ अगर हम जो है इस माध्यम से इस माध्यम में ले जा रहे हैं तो ये किरण QP आपतित किरण हुई। विकास सरोज बोलेंगे, कोई और नहीं। अपवर्तित किरण तब क्या होगी? ठीक है, दो ही मुंह का हमारा सब्जेक्ट इनका उनके शुद्ध हो जाए। दीपक पटेल, अपवर्तित किरण क्या होगी? PO। होश में ना आया का बताओ तय है, समझ में आवे चाहिए। कहाँ OP हो गए? ये QP आपतित हुई Q से P और उधर P से O निकले। है? तुम लोग क्यों गलती कर रहे हो भाई? जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आएगी तो OP आपतित, PQ अपवर्तित, क्योंकि आने का मार्ग इधर रहेगा। लेकिन जब हम प्रकाश की किरण को दूसरे से पहले में ले जा रहे हैं तो आपतित किरण क्या होगी? QP। अपवर्तित किरण क्या होगी? PO। अभिलंब क्या होगा? या नियम, ठीक है। और इस दशा में आपतन कोण क्या होगा विकास सरोज? और अपवर्तन कोण क्या होगा भाई? ये वाला आपतन हो गया, चूंकि ये आपतित किरण पढ़ रहे हैं, और वो वाला क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। तो आपतन कोण, भाई हम उल्टा चलने लगे ना। आपतन कोण क्या हो गया? R, और अपवर्तन कोण क्या हो गया?
ठीक है, ये आपतन कोण बन गया और ये क्या बन गया, इसलिए अब प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, दूसरे से। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक माने 2n1, अब की बार यह लिखा जाएगा और यहां क्या होगा, साइन r अपान समीकरण। इज दैट क्लियर? दोनों का गुणा करो, समीकरण 1 गुणे 2, तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर साइन i बटे साइन r गुणे साइन r बटे साइन i, गुणे तो कर रहे हैं, तो साइन i कट गया साइन r, तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, माने 2n1 बराबर ये नीचे आ गया 1 बटा 1n2। और ये बच्चों ये डेरिवेशन हमने करके दिखाया कि हाउ इट पॉसिबल, कैसे हुआ, लेकिन हमको अपने बोलचाल में अपने यूज में ये चीज लानी है। ये क्या चीज है, माध्यम की अदला बदली हो गई, जो पहले 1n2 था अब क्या हो गया 2n1, तो अपवर्तनांक क्या हो गया, पलट गया, व्युत्क्रमित हो गया। इसको हम सवालों में प्रयोग करेंगे, जैसे इसका मतलब हुआ राम के सापेक्ष सीता का अपवर्तनांक 5 हो, राम के सापेक्ष सीता का अपवर्तनांक। अब मान लो कोई हमसे कहे कि सीता के सापेक्ष राम का अपवर्तनांक बताओ, तो तुरंत 5 को हम 1/5 कह देंगे। माने जब माध्यम की अदला बदली हुए है तो अपवर्तनांक व्युत्क्रमित हो जाता है। माने अगर जो है कहे x के सापेक्ष y का अपवर्तनांक 2/3 है, तो y के सापेक्ष x का अपवर्तनांक 3/2। जैसे कहे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3। अब जैसे तुम बताना रावण के सापेक्ष मंदोदरी का अपवर्तनांक 4 है, कोई बोलेगा नहीं, रावण के सापेक्ष मंदोदरी का अपवर्तनांक 4, तो मंदोदरी के सापेक्ष रावण का अपवर्तनांक 1/4, 3 कहां से आई, 1/4। अपवर्तनांक क्या हो जाता है, केवल व्युत्क्रमित। तो हमको ये डेरिवेशन नहीं याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है कि माध्यम की अदला बदली हुए है तो अपवर्तनांक व्युत्क्रमित हो जाता है। बाय द वे हमने डिराइव करके दिखा दिया कि ऐसे ही हुआ है ये। इज दैट क्लियर? कि प्रकाश की किरण जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में आई तो OP आपतित किरण, PQ अपवर्तित किरण, I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर साइन i बटे, और जब प्रकाश दूसरे से पहले में जाए तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण PO और आपतन कोण R अपवर्तन कोण, तो यह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर साइन r बटे साइन i। तो दोनों गुणा किए तो पता लग गया कि 2n1 बराबर 1/1n2। याद रहे माध्यम की अदला बदली होने पर अपवर्तनांक व्युत्क्रमित हो जाता है। सुचिंता 1n3 बराबर n, माने पहले माध्यम सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो 3n1 बराबर 1/n, माने तीसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक 1/n। तो बच्चों एक छोटा सा डेरिवेशन कै माध्यम के लिए है, अब 2 से ज्यादा माध्यम हो तो उनके लिए क्या डेरिवेशन होगा, चर्चा करता हूं। 2 से अधिक माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध, गौर से देखिएगा। 2 से अधिक माध्यमों हेतु, मतलब बच्चों जब 2 से ज्यादा माध्यम हो तब जो है अपवर्तनांक का क्या रिलेशन और कैसे आएगा। 2 से अधिक माध्यमों हेतु, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल है, समझा रहे हैं। देखो जरा उन्हें सब बेटा, मान ले रहे हैं कि ये 2 माध्यमों को अलग करने वाला तल
यमयन है। कोई दिक्कत? यहाँ माध्यम 1 है और ये माध्यम 2। चित्र देखो, मान लिए कि दो माध्यमों को अलग करने वाला तल यमयन है, ठीक है। यह भी मान लिए प्रकाश की कोई किरण ओपी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ओपी इसका मार्ग ऐसे होना चाहिए। इधर क्लियर? यहाँ हम अभिलंब बना दिए यमयन। किसी को दिक्कत? और अगर हम इसको जो है सघन माने, इसको विरल, तो प्रकाश की ये जो किरण है अभिलंब से दूर हटती हुई प्राप्त होगी। यह किरण प्राप्त होगी मान लो PQ। चित्र दिखाई दिया कि नहीं? क्या क्या दिखाई दिया बताओ? ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। किरण OP पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। और PQ कैसी किरण है? अपवर्तित किरण। इधर क्लियर? तो आपतित किरण OP माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। दिखाई दे रहा है? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर sin I बटे sin R। समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? समीकरण 1 तक कोई दिक्कत? लिखा पढ़ी सही है? अब बेटा अगर जो है यहाँ एकाध माध्यम और हो, माने जैसे जो है दो माध्यम के साथ साथ कोई तीसरा भी माध्यम हो, माने एकाध और अपवर्तक तल हो, जो ये यमयन था या XY था अपवर्तक तल मान लो, और ये अपवर्तक तल क्या है? X डैश Y डैश। इधर क्लियर? और ये अपवर्तक तल माध्यम 2 और माध्यम 3 का अपवर्तक तल हो। 2 से ज्यादा माध्यम हो गए। माध्यम 2 और माध्यम 3 का अपवर्तक तल क्या दिखाई दे रहा है? X डैश। समझ आया? अब ये किरण जो है PQ ऐसे इस तरह से आ रही है माध्यम 2 से माध्यम 3। तो किरण PQ कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। यहाँ पर हम बेटा ऐसे जो है अभिलंब बना दे रहे हैं, यम डैश यन डैश, ये अभिलंब हुआ। इस किरण को ऐसे जाना चाहिए। ये किरण थोड़ा और विचलित होकर मिली इस तरह से QR। मान लिए कौन सी किरण मिली बेटा? QR। कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा चित्र का वर्णन समझो। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तक तल क्या है? XY। अभिलंब क्या है? आपतित किरण क्या है? अपवर्तित किरण क्या है? आपतन कोण क्या है? I। अपवर्तन कोण क्या है? कहानी के लिए। लेकिन जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में आ रही है तो ये आपतित किरण क्या हो गई? अपवर्तित किरण क्या हो गई? अभिलंब क्या हो गया? ठीक है। तो यहाँ ये वाला कोण आपतन कोण होगा कि नहीं? एक चीज देखो, अगर बच्चों ध्यान से देखो, मैथ की बात है। अगर अभी हम इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये दोनों समांतर रेखाएं दिखने लगेंगी। और ये कौन सी रेखा दिखेगी? तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंततः एकांतर कोण बराबर होते हैं, इधर उधर के कोण बराबर होते हैं। तो ये रेखा यमयन और यम डैश यन डैश परस्पर कैसे दिख रही है? समांतर। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर वो कोण R है तो यह भी कोण कितना हो जाएगा? हो जाएगा। ये कोण नहीं पता है, इसको मान ले R डैश। तो ये ज्योमेट्री हम कहीं लिखाएंगे नहीं, याद रखना। समझ आ गया कि नहीं?
चित्र देखो मिटा दिए, सही कर दिए साफ साफ। तो ये कोण आर था, तो ये भी आर हो गया, क्यों? एकांतर कोण। और इसको कितना मान लिए बेटा? आर डैश। मालूम नहीं है ना, तो आर डैश मान लिए। तो अब देखो यहां ध्यान दो, किरण पी क्यू, कौन सी किरण? पी क्यू, माध्यम 2 से किस माध्यम में जा रही है? माध्यम 3 में जा रही है। तो आपतन कोण क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? आर। और अपवर्तन कोण? तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक 2n3 बराबर साइन आर बटे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? समीकरण 2 तक समझ में आया ऐसा कि नहीं? ये यहां तक समझ में आया बेटा? तो हम बच्चों जब जो है दो माध्यम से अधिक माध्यम के लिए अपवर्तनांक का डेरिवेशन करते हैं तो रोहन डाल इसी तरह से करते हैं। अभी कई माध्यम बनाए हम, और भी कई माध्यम बना सकते हैं। एक और इससे अपवर्तक तल खींचे, माध्यम 4 बन जाए। एक और अपवर्तक तल खींचे, माध्यम 5 बन जाए। तो हम 3 माध्यमों के लिए भी सूत्र बना सकते हैं, 4 माध्यमों के लिए भी सूत्र बना सकते हैं, 5 माध्यमों के लिए, 10 माध्यमों के लिए, ऐसे ही फार्मूला बना सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ हमारे कोर्स में केवल 3 माध्यमों के लिए फार्मूला है। कई माध्यमों के लिए फार्मूला है? माने अब हमको माध्यम नहीं बनाना है, लेकिन जब अपवर्तनांक का डेरिवेशन किया जाता है तो एक ट्रिक है कि जितने माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है, पहला वाला फिर से रिपीट कर देते हैं। शुरुआत वाला क्या करते हैं? अगर अभी 4 माध्यम के लिए निकालना होता तो एक अपवर्तक तल बनाते और माध्यम 4 बनाते, फिर उसके बाद पहला रिपीट करते। लेकिन 3 माध्यमों के लिए सूत्र बनाना है तो अब 3 ही माध्यम बनाएंगे, पहला फिर से रिपीट करते, माने प्रकाश किरण जहां से चली थी वहीं फिर आ जाए। तो देखो अगर हम एक अपवर्तक तल और बनाएं और इस अपवर्तक तल का नाम रखें x डबल डैश y डबल डैश, और ये माध्यम 1 रहे, माने प्रकाश की किरण तीसरे माध्यम से पहले वाले माध्यम में जा रही हो। तो ये देखो फिर से देखो, ये कौन सी किरण है? यह किरण जो है क्या है? QR। तीसरे माध्यम से पहले माध्यम के लिए क्या हो गई? आपतित किरण। और यहाँ क्या बना दें? अभिलंब। नाम इसका रख दें m डबल डैश, n डबल डैश। ठीक है, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम ऐसे, लेकिन ये अब जो है अभिलंब से क्या होगी? सटेगी, दूर नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जब पहले से दूसरे में आई थी तब अभिलंब से दूर माने थे। इसका मतलब पहला माध्यम क्या था? तो ये पहले माध्यम था, तो सघन है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रकाश किरण अभिलंब के पास आएगी, माने इस तरह से किरण आरएस प्राप्त होगी। और एक खास बात, प्रकाश की किरण पहले माध्यम में अभिलंब से कितने कोण पे थी? आई। तो यहाँ कितना कोण लगेगा? आई। इज दैट क्लियर? ये खास बात याद रहेगी। अब यहाँ पर देखो m डैश n डैश और m डबल डैश n डबल डैश दोनों समांतर है कि नहीं? तो ये रेखा कौन सी रेखा हुई? तो ये कोण r डैश, तो यह भी कोण समझ में आ गया क्या? चित्र क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से देखो कि यदि x डबल डैश y डबल डैश एक और अपवर्तक तल हो जो तीसरे माध्यम से पहले माध्यम के लिए अपवर्तक तल हो, तो किरण QR कैसी किरण होगी? आपतित किरण। और किरण RS कैसी किरण होगी? और ये अपवर्तित किरण पहले माध्यम में आ रही है, माने अगर पहला माध्यम शुरू में सघन मान लिए हैं तो ये कौन से माध्यम में आ रही है? सघन में। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये सघन में आ रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी, ये झुक गई। और पहले माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब से आई कोण पर रहती है, तो यहाँ अभिलंब से इसका झुकाव आई रहा। ये दोनों m डैश n डैश m डबल डैश n डबल डैश ऐसे डाट डाट बढ़ा के समांतर रेखाएं होंगी, तो इसलिए दोनों कोण कौन से कोण के कारण बराबर होंगे? एकांतर कोण कारण। चित्र समझ में आया? यहाँ इस केस में आपतन कोण कितना दिखाई दे रहा है? गौर से देख के बताइए। आपतन कोण कितना है? r डैश। और अपवर्तन कोण कितना है? I डैश। और इसलिए
यहाँ पर जो है आपतन कोण R डैश अपवर्तन कोण I, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश की किरण जब माध्यम किससे 3 से किस माध्यम में आए, देखो यहाँ पर कहीं ज्योमेट्री हमने लिखा नहीं है, माइंड ठीक रखो। डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए बहुत जो है लिख भी नहीं रहे हैं, केवल समझा दे रहे हैं। समझ आ रहा है? और जब कभी भूल जाओ तो वीडियो देख लेना ओपन करके, वीडियो तो सब बोले ही हुए हैं, मिटा मिटा के दिखाए हुए हैं, क्लियर आ जाएगा। माध्यम 3 से माध्यम 1 में प्रवेश करे, ये डेरिवेशन कोई टीचर कराता नहीं है, जान लीजिए। तो तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम पर चला, प्रकाश की किरण तीसरे से पहले में आ रही है, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, उन्हें साथ 3n1 बराबर साइन R डैश अपान साइन I समीकरण। प्यारे बच्चों, तीनों समीकरणों का गुणा करते, अगर अभी 4 माध्यम लिए होते तो एक और समीकरण बनता। तीनों समीकरणों का मोरनी जी आपस में गुणा कर दें, तो चलिए गुणा करते हैं। समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3, तो गुणा करें, देखो 1n2 इंटू 2n3 LHS वाला गुणा इंटू 3n1। आगे बढ़े, उधर देखिए RHS वाला साइन I बटे साइन R। आगे बढ़े, फिर क्या है साइन R बटे साइन R डैश। गौर फरमा रहे हैं आप लोग? फिर आगे देखो साइन R डैश बटे, सबको दिखा नहीं क्या है, साइन I से साइन I, साइन R से साइन R डैश से, तो ये एक सूत्र आ गया 1n2 2n3 3n1 माने 19 जी। अगर माध्यम साइक्लिक आर्डर में लिखे हो तो उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। 1n2 2n3 3n1, 1 वाला फिर से आ गया साइक्लिक आर्डर में, मतलब ऐसे देखो 1 2 3, देखो 1n2 2n3 3n1, साइक्लिक आर्डर है कि नहीं, गोल गोल घूमे वाला आर्डर है कि नहीं, तो यह बिना अपवर्तनांक के गुणनफल का हुए। ऐसे 4 माध्यम रहे तो 1n2 2n3 3n1 3n4 4n1 का गुणनफल। तुम्हारे यहाँ एक सूत्र डिराइव हुआ 19 जी कि 2 से अधिक माध्यमों के अपवर्तनांक का साइक्लिक आर्डर में गुणनफल 1 होता है। ठीक है, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n4 गुणे 4n1 1। पहला लास्ट वाला आ गया, सरल साइकिल बने, जहां चली हुई पहुंच जाइए, साइकिल चलाई गोलियाई जाइए, क्या हो जाइए। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर जो है अपवर्तनांकों के लिए संबंध आ गया। एक और बात बताना चाहूँगा, यहीं पर थोड़ा सा सेटिंग है जो सवाल लगाने में काम आती है। इधर देखो 1n2 इंटू 2n3 3n1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1n3, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। माध्यम का अपवर्तनांक अदल बदल गया है तो ये उलट जाएगा 1/1n3 बराबर 1। 19 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर ओके, तो 2n3 बराबर क्या होगा, कौन, ये ऊपर गया 1n3 ऊपर गया और ये नीचे। ये सवाल लगाने में काम देता है, लेकिन बताओ इतना कठिन लग रहा है, समझा दो तो ट्रिक से आ जाएगा। देखो देखो क्या आया, देखो कि क्या आया, क्या आया देखो,
2n3 बराबर 1n3 बटे 1n2। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपर्तनांक पूछे तो जो बाद वाला होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो पहले वाला होता है उसको नीचे। अब अगर जैसे कहीं 3 माध्यम हो, कई माध्यम हो बेटा, कहीं अगर 3 माध्यम हो, जल, हवा और पानी, कहीं अगर जो है यदि इधर देखो 3 माध्यम हवा, जल और कांच हो, मान लो 3 माध्यम हो, अगर हवा माने Al, A वाटर Wg और ग्लास कांच। सवालों में हर लेसन में प्रकाश के ये यूज होगा जो बताने जा रहे हैं। और हमसे कहे Wng बताओ, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यही सूत्र याद करना, जो पीछे है उसको ऊपर लिखेंगे और जो पहले है उसको तो माने जी का अपवर्तनांक ऊपर, माने हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष। होता क्या है कि 19 जी सवाल दे देगा, कहेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। क्या बोले हम, सुनो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछो। तो अब Wng पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या सूत्र है जो बाद में उसको कहाँ लिखते हैं? तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माने 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक माने 4/3। हल कर लोगे तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो मानक दोगे कब से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जब भी कभी अपवर्तनांक जो है 2 से अधिक रहे तो ये सूत्र बहुत प्रयोग होता है। कहता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तो याद कर लो, पहले किसका अपवर्तनांक लिखोगे? 5 वाला, और फिर बाद में नीचे किसका लिखोगे? पहले वाला। तो सूत्र मत याद रखो, बस यही याद रखो, बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, बस यही करना है। सवाल लगाते समय यही ट्रिक रखनी है। सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर?